नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट। सुभाषपा को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय महासचिव इजहार अली का इस्तीफा, और इजहार अली ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इजहार अली ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजहार अली ने फिलहाल सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और साथ ही कार्यकर्ताओं का आभार भी उन्होंने जताया है। बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सुभाषपा को बड़ा झटका लगा। अब तक वो सुभाषपा पार्टी में शामिल थे, लेकिन अब फिलहाल सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और खबर यही है कि कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार जताया है। और ये देख सकते हैं आप, इस्तीफा जो उन्होंने दिया है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस्तीफे की कॉपी आपके सामने। सुभाषपा को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब तक वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सभी पदों से टाटा कर दिया है, यानी कि सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में जुटी है, और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। दरअसल यह कार्यक्रम विभाग में पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा नियुक्ति कार्यक्रम है, जहां महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा है। सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण 2017 से पहले नियुक्तियां नहीं हो पाती थी, लेकिन आज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है, और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा, निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था,
नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ को देश का सबसे साफ शहर बता दिया है, तीसरा, और साथ ही उन्होंने सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हकीकत से कोसों दूर है। सरकार ने स्वच्छता और रोजगार दोनों ही मामलों में प्रदेश को और देश को जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। अजय राय ने और आगे कहा कि सरकार ने प्रदेश से युवाओं को नौकरी देने के नाम पर लखनऊ बुलाया, उनके रहने और रोजगार की व्यवस्था तक नहीं की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नहीं, आप ये सरकार ने बेबस कर दिया। आप देख सकते हो कि इतने बड़े लोगों को बुलाया रोजगार के लिए, और ये आप देखिए, ये देखो डिग्री फाड़ कर फेंकी पूरा कूड़ेदान में, उनकी सीवी और फेंकी हुई है। ये बेचारा कंधे पर नौजवान 20 साल का 22 साल का बच्चा ये कंधे पर बैग टांग कर कूद रहा है, ये कूद रहा है। कल इसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? करोड़ों की जनसंख्या, जो 1 लाख लोग तो रिकॉर्ड में आ गए हैं, कितने लोग अपने घर पर बैठे हैं, कितने लोग इंतजार में हैं। आज यही नौजवान बिहार में राहुल जी के साथ खड़ा है ना, आज यही लोग खड़े हैं। पूरा किसान खाद नहीं मिल रहा, घंटों लोग लाइन लगाकर सोसाइटीज में बैठे हैं। सारा खाद नेपाल तस्करी करा रही है सरकार, तस्करों के हाथ से पूरा नेपाल भेजकर मोटा पैसा। बारिश और बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। समाधान के लिए सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। वहीं अब बीजेपी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जलभराव को त्वरित समीक्षा की इस पर मांग की है। उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी सड़क नालियां बदहाल हैं। ऐसे में जवाबदेही तय करते हुए लापरवाह ऑफिसर्स पर कार्रवाई की मांग की है। और कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज लखनऊ स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित भव्य दीक्षांत परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया है। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु डिप्टी जेलर और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रशिक्षु जेल जो वार्डर हैं वो उन्होंने भी शिरकत की है। जहां पर दीक्षांत परेड में प्रशिक्षकों ने अनुशासन, परेड प्रदर्शन, प्रशिक्षण से अर्जित दक्षताओं का प्रदर्शन किया है। और कारागार मंत्री ने प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा कि वो समाज और कारागार प्रशासन की सेवा में नई ऊर्जा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करें। करने वाले जो बच्चे जो यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और आपने देखा कि कितना पुराना 10 अगस्त 1940 का स्थापित ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है कारागार प्रशिक्षण जो संस्थान, यह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया का पहला ये संस्थान रहा है जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और आपने देखा होगा अपने आँख के सामने, आपने अपने कैमरों में कैद भी किया होगा, इसको हम झुठलाया भी नहीं जा सकता है, किस तरीके से हमारे विभाग के डीजी ईसा मीना साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रशिक्षण के डायरेक्टर भैया जी रामधनी जी और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से यहाँ के जो उस्ताद उनको सिखाने का काम करते हैं, रात दिन मिल करके पसीना निकलवाने का काम करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया है
कि इस तरीके से सधे कदम ताल को आपने देखा कि कोई भी एक साथ, जैसे लगता था कि पूरा पैर एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ आगे एक साथ पीछे। और मैंने देखा सलामी मंच के सामने जिस तरीके से सधे कदम ताल से आगे बच्चे पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से ये रोमांच पैदा करने वाला था। और लखीमपुर खीरी में दलित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना की जानकारी होते हुए विधायक रोमी साहनी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। बीजेपी विधायक रोमी साहनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं और उनको उसी जगह पर बसाने का आश्वासन दिया है। साथ ही टीन शेड डालने के तत्काल आर्थिक मदद भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में किसी गरीब का घर नहीं उजड़ेगा। मैं 3 बार का विधायक हूं और अपने क्षेत्र में किसी भी गरीब का नुकसान नहीं होने दूंगा। देखिए, आप मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं, ये असंभव बात है कि किसी गरीब का घर उजाड़ा जाए और मैं चुप बैठूं। मैं आज जा रहा हूं वहां पर। एक वाल्मीकि परिवार है, उनका घर को धारा 24 की नपाई के समय उनकी 3 मील उतारी गई है। उनका घर से उनको बेदखल किया गया है, ऐसा पता चला है। आज मैं जा रहा हूं और जो वाल्मीकि परिवार, जो गरीब दलित परिवार चाहेगा, जो कहेगा वही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये योगी जी की सरकार है और मैं इस विधानसभा का विधायक हूँ 3 बार से। किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे जिस लेवल पे जाना पड़े। गरीब का साथ नहीं छूटेगा, गरीब का हाथ नहीं छूटेगा। निक्की हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। मामले में पुलिस ने निक्की के पति समेत ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो सदस्य है मीनाक्षी भराला निक्की के परिवार से मिलने पहुंची है। रूपास गांव वो पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और महिला आयोग इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। और वाराणसी को आज वंदे भारत की बड़ी सौगात मिली है। वंदे भारत का संचालन वाराणसी से अयोध्या और लखनऊ होते हुए मेरठ तक किया जाएगा, जिसे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाने के बाद यह रवाना किया है। आपको बता दें कि वाराणसी से मेरठ के लिए पहली वंदे भारत के संचालन से यात्री काफी खुश भी नजर आए, उनको सुविधा भी मिलेगी। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। काशी उनकी कर्मस्थली है, संसदीय नगरी है काशी, और काशी को लगातार रेल के मामले में तो देश में उन्होंने ऐसा जोड़ा है काशी को कि ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन आज काशी से मेरठ तक वाया अयोध्या लखनऊ होते हुए मेरठ तक जाएगी। तो आज एक ऐसी सौगात काशी को मिली है कि अब हम कह सकते हैं कि हम लोग काशी के लोग एक ही दिन में अयोध्या जाकर दर्शन करके बहुत आसानी से लौट सकते हैं। तो काशी अयोध्या लखनऊ से जोड़ने वाली यह ट्रेन आज काशी के लिए एक विशेष सौगात है और इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर भारत के लोगों में जमकर गुस्सा है। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी में भी कई शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रंप के टैरिफ का विरोध करते हुए लोगों ने ट्रंप का पुतला और तस्वीरें जला दी हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए वाराणसी की है, जहां पर टैरिफ को लेकर व्यापारियों में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने ट्रंप की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया, अमेरिकी सामान के बहिष्कार की अपील की है। वहीं दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पर संत समाज और ब्रजवासियों ने भी उनमें भी गुस्सा है और संतों ने डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक रोगी उसको करार दिया है। और ट्रंप के 50% टैरिफ का जो असर है खुर्जा के पोल्ट्री इंडस्ट्री पर साफ तौर पर देखने को मिला है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के हाथ की जो कारीगरी से बने चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उनके उत्पादन में 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालात ऐसे हो गए कि एक से अधिक प्लांट चलाने वाले उद्यमियों को तमाम प्लांट्स का प्रोडक्शन एक ही प्लांट में अब ये शिफ्ट करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर हैंडीक्राफ्ट पोल्ट्री उत्पादों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में 50% टैरिफ लागू होने के बाद एक्सपोर्टर्स जो पोल्ट्री के ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है और या फिर जो ऑर्डर्स हैं फिलहाल वो होल्ड पर हैं। ऐसे में उनका उत्पादन का दायरा अब उनको कम करना पड़ रहा है। यूएस टैरिफ से करीब 50% जो बढ़ाया है, उससे यूएस मार्केट को हमारे जो प्रोडक्ट्स आते थे उनके सारे ऑर्डर जो है वो होल्ड पे आ गए हैं। कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं, कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि अभी
आप भेजिए मत, तो उससे व्यापार को काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हम वैकल्पिक बाजार ढूंढ रहे हैं, इंडियन मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडियन मार्केट अपने आप में काफी बड़ा मार्केट है, तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पे भी माल देना शुरू कर रहे हैं। अपनी निर्भरता जो यूएस के ऊपर थी वो कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीजीएसटी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की टीम ने आज चीनी महिला और एक पुरुष को जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और सीजेएम कोर्ट में पेश किया है। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में कंपनी की कैश हैंडलर और सिक्योरिटी पर्सनल एलिस ली को गिरफ्तार किया है और इस कंपनी के 2 डायरेक्टर चीनी हैं और पूरे मामले में डायरेक्टर विनय कुमार ने भी विभागीय अधिकारियों के सामने जीएसटी चोरी को स्वीकार कर लिया है। विनय कुमार को भी कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के बीच 9 करोड़ की टैक्स चोरी ये सामने आई है। और बहराइच में एक तेल व्यापारी के यहां करीब 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। हालांकि इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मालिक की ही गाड़ी चलाने वाले 2 सगे भाइयों ने मिलकर 3,95,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया और यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद दोनों को शहर के मोहल्ला मंसूरगंज के पास से गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से चोरी किए गए रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। तो देखिए, हम तो पुलिस की तरफ से बाकी जब भी मीटिंग करते हैं पब्लिक से, तो हम लोग तो उनसे आग्रह करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। ये आपकी जान की भी और माल की भी दोनों की सुरक्षा करता है और इससे अपराधी डरते हैं और पुलिस को भी मदद मिलती है। क्या कैसीनो भी जाते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड ऐसा, क्या जुआ भी खेलते हैं, क्या इन पैसों का इस्तेमाल वहाँ भी हो सकता था? कहीं भी कर सकते थे, क्योंकि अभी इस तरह की जांच में नहीं पता चला है कि कैसीनो जाते थे कि नहीं जाते थे, लेकिन ये प्रथम दृष्टया इनके अंदर लालच आ गया था, लालच में इन्होंने चोरी कर ली। प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गंगा यमुना में जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति है। गंगा यमुना खतरे के निशान के 1 मीटर नीचे बह रही है, जिसको देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया है और राजापुर, बेला, कछार में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, घरों में तो पानी घुस गया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जहां पीछे से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं लोग घरों में कैद हो गए और पूरी तरह से जो क्षेत्र है जलमग्न हो गया है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पीछे हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण फिर से एक बार बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है और खतरे के निशान के समीप पानी फिर से पहुंच गया है और ऐसे में यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बताइए किस तरह से परेशानी हो रही बाढ़ के बाद? सबसे बड़ी दिक्कत तो बिजली की यहाँ पे, और यहाँ पे चाय की दिक्कत हो जाती है, दूध की सामान की, सब्जियों की दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी है। पानी तो फिर से आ गया है, बहुत समस्या है। फिलहाल और लोग से बात कर लेते हैं। ये बताइए पानी जिस तरह से बढ़ा है, यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट में कितनी समस्या होती है? अरे बहुत समस्या होती है, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, दोबारा घर अपना साफ करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। फिर से काफी तेजी से बढ़ रहा है पानी, पर सुबह से तो स्लो है, कल के स्पीड के साथ देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए बता रहे हैं कि कल के जिस तरह से पानी तेजी से बढ़ रहा था मगर अभी कम है स्पीड। मगर आप देख सकते हैं ये बेली गांव है और पूरी तरह से लोग यहाँ पर घरों में कैद होने को मजबूर है क्योंकि पानी भर गया है और घरों के अंदर घुस गया है और ज्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट भी आकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे में ये जो पूरी समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि भले ही प्रयागराज में उस तरह से बारिश नहीं हो रही मगर पीछे से छोड़े जा रहे पानी के कारण फिर से समस्या होने लगी है और लोगों की चिंताएं बढ़ गई है कि एक बार फिर घर डूबे रहा है और फिर से उन्हें घर की सफाई करनी पड़ेगी और ऐसे में उन्हें सामान की भी काफी परेशानी हो जाती है क्योंकि पानी होता तो ऐसे में उन्हें जो रोजमर्रा के सामान है वो नहीं मिल पाते हैं और जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पलायन करने के लिए भी मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक है और इस बीच उत्तर भारत के प्रसिद्ध गणेश चौथ मेले की संबल के चंदौसी में शुरुआत हो चुकी है। एएसपी अनुज चौधरी ने अपने कंधे पर गणपति को लाकर मेले में स्थापित किया है। साथ ही भक्ति भाव से गणपति की पूजा हुई है। आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 1 महीने के लिए यह मेला लगता है और मेले में देश विदेश से भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचते भी हैं।
देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक है। इस बीच उत्तर भारत के प्रसिद्ध गणेश चौथ मेले की संभल के चंदौसी में शुरुआत हो गई है। सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने रिबन काटकर इसकी शुरुआत की है। सीओ से एएसपी बने अनुज चौधरी ने अपने कंधे पर गणपति को लाकर मेले में स्थापित किया। साथ ही भक्ति भाव से गणपति की पूजा अर्चना भी की। एएसपी अनुज चौधरी ने एसडीएम के साथ मिलकर मेला प्रशासनिक कार्यालय का भी उद्घाटन किया। ये एक पारंपरिक मेला है और पिछले 66 वर्षों से होता आ रहा है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन, एसडीएम और सीओ इसका इसी तरह से उद्घाटन पूजा करके करते आए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी सहयोग किया, प्रदीप किया है। समझाने में क्या सवाल सुनना छोड़ नहीं पाया। नहीं, मेले तो जितने भी है ये सभी, कोई भी किसी मेले में सम्मिलित हो सकता है। हिंदुस्तान है और यहाँ सभी एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। और ये चंदौसी में पहले से ही ऐसा रहा है क्योंकि प्राचीन कस्बा है। मिनी वृंदावन के नाम से चंदौसी को जाना जाता है। और यहाँ गली गली में, मोहल्लों में अनेकों मंदिर हैं और यहाँ मतलब काफी यहाँ के लोग पूजा पाठी लोग हैं। बता दें कि रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 1 महीने के लिए ये मेला लगा है, जिसमें देश के साथ विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। आज चंदौसी में 65वां गणेश उत्सव मेला है जो कि प्रारंभ हुआ है। उसका प्रशासन की तरफ से मैं वहां का भागीदार बना और उद्घाटन किया। इसके लिए मैं पहला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि ऐसे भव्य विशाल मेला का मैं पार्ट बना और मैं अपनी इसमें योगदान भी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए